हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोहरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के नए एपिसोड में। और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मित्र, अर्थशास्त्री, स्ट्रेटजिक गुरु, मैनेजमेंट गुरु श्री नयन पारिक जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच बोला था। अ, नयन पारिक जी से अब तक तो आप लोग भली भांति वाकिफ हो चुके होंगे कि इनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इनकी जो पकड़ है अर्थशास्त्र के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर, इवन राजनीतिक विषयों के ऊपर भी, वो कितनी गहरी है। तो दोस्तों, आज कुछ बात करेंगे रोजी रोटी के इस एपिसोड में, खास तौर से सरकार के द्वारा प्रचारित किए जाने वाले ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर। कि यूपीए ने अगर करीब करीब वो 1,35,000 करोड़ के आसपास के बॉन्ड्स इशू ना किए होते तो सरकार आपको सस्ता तेल दे देती। ये क्या हकीकत है कि 4-4, 5-5 लाख करोड़ एक साल में कमाने के बाद और आप बहाना लगा रहे हैं और जो किसी के गले उतरता नहीं है। भारत की जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं रह गई है कि अब वो आपकी चालों को पहचानती ना हो। और साथ में जो एक बहुत दूसरा इशू ले रहा हूं, जो अभी तक लोगों की नजरों से छुपा हुआ था। इसकी घोषणा तो पहले ही हो गई थी, लेकिन अब मुझे डेट याद आनी शुरू हो गई है। नेचुरल गैस की प्राइसेस 60% अक्टूबर से बढ़ने जा रही हैं। और ये एक ऐसा हिस्सा है, अभी तक जैसे कि आप सीएनजी डलवाते हैं, घरों में पाइप्ड गैस आती है, तो इनके दाम अगर अचानक से 100 के 150 हो जाएंगे अक्टूबर महीने से, तो आप सोचिए आपके पॉकेट के ऊपर एक और बड़ा ढाका पड़ने जा रहा है। तो ये फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, इसका थोड़ा सा हम क्या कहते हैं विवेचना करेंगे। नयन जी, स्वागत है। सबसे पहले ये सो ऑयल मच। बॉन्ड्स की जो कहानी है कि निर्मला सीतारमन की जुबानी है, आ, ये जरा बताइए कि 1,30,35,000 करोड़ के एक बॉन्ड, और बॉन्ड कौन सी सरकार इशू नहीं करती है, सारी सरकारें इशू करती है और लगातार उनकी पेमेंट होती रहती है। और जब 8 लाख करोड़ की आप हर साल ब्याज की पेमेंट करते हैं, तो उसमें 10,000 करोड़ का हिस्सा ऑयल बॉन्ड का जाता है। तो कोई बहुत बड़ा हिस्सा तो है नहीं। 70,000 करोड़ की अब तक आपने पेमेंट की है, 3,500 करोड़ मूल चुकाया है, 70,000 करोड़ ब्याज चुकाया है। मूल तो बाद में जब आएगा वो आएगा, लेकिन बीजेपी भी तो 3.1 लाख करोड़ के बॉन्ड्स इशू कर चुकी है बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के, और बीच में और भी लोन्स बहुत सारे लिए हैं। तो ये कुछ हल्ला जो है टेल पीस समझ नहीं आता कि निर्मला सीतारमन को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि यूपीए के ऑयल बॉन्ड ना होते तो हम आपको शायद हो सकता 30-35 रुपए पेट्रोल दे देते थे। अब ये कहानी थोड़ी सी हास्यास्पद भी है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है। आपके विचार सर। तो मैं समझ रहा हूँ कि देखिए, मैं ये जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है उसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मानता हूँ। जी। वो ज्यादा एक इकोनॉमी या फाइनेंस का स्टेटमेंट नहीं है। पर सरकार जो अपने आसपास के लोगों पर कभी कभी ब्लेम डालती है, और जो अच्छा हुआ वो हमने किया और जो ठीक नहीं हुआ वो दूसरे ने किया, वो जो एक टेंडेंसी रहती है पॉलिटिकल पार्टी की, तो मुझे इसमें पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टेटमेंट ज्यादा नजर आ रहा है, बजाय उसके कि ये फाइनेंस मिनिस्टर का या कोई इकोनॉमी के प्रति जो सभान व्यक्ति है उसका है। अब इसको थोड़ा परिप्रेक्ष्य में हम समझ लें क्या पर्सपेक्टिव था। जब यूपीए की सरकार थी, 2005-2010 का समय था, तो दाम बढ़ रहे थे ऑयल के, और सरकार चाहती थी कि जो लोग हैं उसको ये अभी के समय में ये बेयर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी थी वो एमसीज, उनको कहा कि भाई आप जो है वो लोगों को इतने कम पैसे में ही पेट्रोल और डीजल बेचेंगे। तो उन्होंने कहा भाई हमारे नुकसान होगा, नुकसान का क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जो भी आपका नुकसान है वो आपको मिल जाएगा, और उसके लिए सरकार आपको जो एक बोलते हैं आईओयू या प्रोमिसरी नोट इश्यू करती है इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड, कि हम लोग आपको 15 से 20 साल में ब्याज के साथ इतने इतने रुपए, जो आपकी जो उसके कहते हैं अंडर रिकवरी, कि हम लोग जो पैसा रिकवर नहीं कर पाए, जो हमको नुकसान होगा उसका क्या होगा। जी। तो सरकार ने ये करके बॉन्ड इशू किया। मेरे हिसाब से आज की तारीख में फाइनेंस मिनिस्टर को ये सोचना अच्छा रहेगा कि आज भी कोई बॉन्ड इशू करे, क्योंकि आज की तारीख में मैं समझ रहा हूं कि यदि पॉलिटिकल ऑप्शंस दो है, एक तो ये कि आप प्राइस पेट्रोल डीजल के 100 रुपए के ऊपर ले जाए एक जी। ऐसी परिस्थिति में जबकि लोग बड़ी मुश्किलों से जूझ रहे हैं,
और आपको बताऊं कि कोविड जब शुरू हुआ तब ये एक्साइज ड्यूटी और उस पर की ड्यूटी पेट्रोल और डीजल की बढ़ाई गई। हम सब जानते हैं कि 100 रुपए में 40 रुपया इसका दाम है एंड 60 रुपीज के करीब हमारे ड्यूटीज, सरकारी सेस, वीएटी, बाकी का सब है। तो इसीलिए उसमें बॉन्ड का इंटरेस्ट तो एक बहुत कम कंपोनेंट है, बाकी ज्यादा कंपोनेंट है वो एक्साइज के हैं जो कि इन्होंने बढ़ाए। न सिर्फ वो किया, 2020 में इस पर एक जो सीलिंग थी कि भाई आप इससे ज्यादा ड्यूटी नहीं ले सकते, वो इन्होंने फाइनेंस बिल 2020 में इसको रिमूव करा और 10-15 रुपया बढ़ा दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि सरकार को कोविड से लोगों को राहत दिलाने के लिए पैसे की जरूरत है और वो पैसे पेट्रोल और डीजल से ही आ सकते हैं। अब सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सबके जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 21% करीब पेट्रोल और डीजल की एक सिंगल बास्केट से आ रहा है। और इसीलिए उनको लगा कि ये यदि बढ़ा दे तो सब प्रश्न का अंत आ जाएगा और जो उनको कोविड से लड़ने के लिए पैसे चाहिए वो उनको मिल जाएंगे। तो बाकी की जो सब्सिडी देनी है, स्टिमुलस पैकेज देना है, उसके लिए कहां से पैसे लाएंगे। मेरा मानना है कि ये परिस्थिति में, क्योंकि ये असाधारण परिस्थिति है, 100 सालों के बाद कभी एक बार आती है, लोग बड़ी दुविधा में है, तो इसीलिए मैं समझ रहा हूं कि, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हमारी है वो सब अच्छा मुनाफा करती है, दे आर प्रॉफिटेबल कंपनीज, उनके पास सब कैश रिच कंपनीज है, तो वो कहां से पैसे कमाती है। हम सब ने जो पेट्रोल और डीजल के दिए हैं वो पैसे वो कमाती है, वो ऑलमोस्ट मोनोपोली टाइप है। तो इससे जो है वो उन लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होती है जो कि ये तकलीफ बर्दाश्त करने के काबिल है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है उनको मैं समझ रहा हूं कि ये करने के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको पैसे देंगे। अब पैसे देने का इनको टाइम आ गया, पर मैं समझ रहा हूं कि इसके बावजूद उन्होंने तो एक्साइज ड्यूटी में, बाकी के सब में कोविड के लड़ने के लिए एक्स्ट्रा पैसे ऑयल और डीजल से निकाले हैं। तो और वो सरकार को एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना था कि भाई हम लोग लोगों से पैसे लें या हम लोग ऑयल मार्केटिंग कंपनी को थोड़ा सा बेयर करने को बोले। और उसमें जो यूपीए सरकार ने सोचा था कि भाई मैं जनता जनार्दन को इससे बचाना चाहूंगा और ऑयल मार्केटिंग कंपनी को थोड़ा सा 10-15 साल दिक्कत हो तो मुश्किल नहीं है। इनका डिसीजन जो पॉलिटिकल है, शायद और भी होगा, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग, सरकार ऐसी तरीके से पॉलिसी करना चाहती है जिसमें कि लोगों को यदि 100 रुपए के ऊपर देना पड़े तो मुश्किल नहीं है, पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी को तो हम लोगों को रिपेमेंट करना ही है। मैं समझ रहा हूं कि सरकार चाहे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या है आज, जो ओएनजीसी है, बाकी की कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, वो सरकारी कंपनीज है बाय एंड लार्ज। थोड़ा सा कहीं कोई पब्लिक गए हैं तो बाहर का शेयर है, पर वो सरकारी कंपनी यदि थोड़ा सा कहीं तकलीफ ले ले और यदि लोगों को जैसे 100 रुपए से, मैं समझ रहा हूँ 80 रुपए में, 90 रुपए में, 75 रुपए में हम पेट्रोल डीजल दे पाए तो आज की तारीख में लोगों के लिए ये बड़ी राहत रहेगी। और मैं समझ रहा हूँ कि आज की तारीख में भी उनको यदि फिर भी ये देना तकलीफ दे है तो वो आज भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं, वोरा साहब यदि आईओसी के चेयरमैन है तो हमेशा दिनेश वोरा साहब को बोला जा सकता है कि साहब अभी आप थोड़ा सा बैठ करिए, 5-10 साल में हम आपको ये पैसे दे देंगे वापस। पर आज की तारीख में 100 रुपए से ज्यादा वो बढ़ाने की हम लोगों को बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। और जो हमने डीरेगुलेट किया था, मेरे ख्याल से 2010 में कहीं पेट्रोल डीरेगुलेट हुआ था, 14 में तो इवन डीजल डीरेगुलेट हो गया। तो अब आज की तारीख में जो है वो क्रूड ऑयल के साथ ये पैसे बढ़ते जाते हैं हर रोज। और ये जो है, मैं समझ रहा हूँ कि लोगों को 100 रुपए की मार से बचाने का सरकार को एक पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहिए। और उसमें ये जो है वो ऑयल बॉन्ड का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, उससे ज्यादा कोई अंतर नहीं होने वाला है। बाकी के जो डिसीजन है वो लें, ऊपर से आज की तारीख में सरकार और कोई ऑयल बॉन्ड इश्यू करे तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है। पर 100 रुपए के दाम यदि 80 रुपए पे ले आए तो ये जो कास्केडिंग इफेक्ट है, जो इकोनॉमी में असर है, जो गरीब लोगों पे चपत है, उससे हमारी इकोनॉमी और हमारी प्रजा बच जाएगी। सर 4-4, 5-5 लाख करोड़ रुपए आप हर साल कमा रहे हैं पेट्रोलियम टैक्स से, केंद्र की बात कर रहा हूं। आप तो एक मुश्त में चुका सकते हैं उसको और सारा का सारा वो पिक्चर ही खत्म हो सकती है। पर सरकार चाहे तब ना, क्योंकि सरकार तो दरअसल उसके बाद भी बहुत सारे बॉन्ड्स लिए हैं, अरुण जेटली जी ने भी बॉन्ड लिए हैं बहुत सारे, और उसके भुगतान 2028 से आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई सरकार उससे मुक्त हो, तो सभी सरकारों के द्वारा बॉन्ड्स तो इशू किए जाते हैं
समय समय पर इशू किए जाते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स में इशू किए जाते हैं, कोई नई बात नहीं। और देखा जाए तो आप जब लोन की रीपेमेंट करते हो तो 8 लाख करोड़ के आप ब्याज दे रहे हो टोटल, वो भी तो वही है देखा जाए तो। और आपके लोन थोड़ी है, वो तो कैरी फॉरवर्ड लोन से जो पीछे से आ रहे हैं, जो आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा जो आप बोरोइंग करते हैं हर साल में, क्योंकि जो बोरो करते हैं वापस करते हैं, फिर भी तो बोरोइंग तो बढ़ती है ना। आज अब 90% पे आ गए हैं टोटल जीडीपी का बोरोइंग पे, तो ये आपके पास टैक्स जितना है उसके मुकाबले बोरोइंग कितनी ज्यादा है। टैक्स से ज्यादा तो बोरोइंग है आज की डेट में। चलिए, ये झटका तो खत्म होने वाला है नहीं ना, सरकार ने टैक्सेस कम करने हैं। हकीकत ये है कि निर्मला सीतारमन ने कह दिया कि वो टैक्सेस तो कम नहीं होंगे पेट्रोलियम पे, हमारी हालत ठीक नहीं है। यानी कि जब टैक्स घटाने की बात होती है तो कहते हैं इकोनॉमी जो है बैड शेप में है, रिकवर अभी नहीं हुई है। लेकिन अगर अदरवाइज कहीं और जाके भाषण करना होता है तो कहते हैं इकोनॉमी इज रिकवरिंग इन वी शेप। तो ये दोहरी जो एक चाल राजनीति है ना। खैर, दूसरी आ, लोगों को शायद अभी तक आभास नहीं हुआ है कि नेचुरल गैस, आप कहेंगे नेचुरल गैस क्या है? भाई नेचुरल गैस वो है जो अपनी गाड़ी में सीएनजी के रूप में डलवाते हैं, घरों में आप अपनी पाइप गैस जो आती है जिसपे आपका चूल्हा जलता है, और इसके अलावा और बहुत सारे उपयोग हैं उनके नेचुरल गैस के। और लोग भूल गए होंगे कि 2-3 महीने पहले ही या कुछ महीने पहले ही फैसला हो गया था कि 60% रेट बढ़ रहे हैं अक्टूबर से। अक्टूबर दूर नहीं, समझो आ गया। यानी कि आपके जो रसोई का बिल है, सपोज करो अभी 500 रुपये आ रहा है, तो 60% बढ़ सकता है, क्योंकि 60% कीमत बढ़ रही है। इतनी कीमत आज तक किसी एक, क्या कहते हैं, ऑयल पेट्रोलियम गैस प्रोडक्ट की एक साथ नहीं बढ़ी है जितनी अब बढ़ने जा रही है। सीएनजी जो अभी आपको लगता है 50 रुपए 1 किलो मिलती है गाड़ी में डालने को, जब आपको वो तुरंत 80 पे पहुंच जाएगी ना, तो तब शायद उसका आपको इम्पैक्ट आएगा कि अब सीएनजी गाड़ी ले या ना ले। क्योंकि वो फायदा जो होता तो वही होता था कि पेट्रोल से थोड़े पैसे बच जाएंगे सीएनजी गाड़ी लेके, लेकिन सरकार शायद चाहती है कि दोनों में पैरिटी हो जाए कहीं ना कहीं। तो सर, ये नेचुरल गैस हमारी पॉकेट पे तो डाका मारने के लिए आ रही है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 साल से इसके दाम जो है वो नहीं बढ़े, और इसके दाम कैसे तय होते हैं वो भी एक हमारे रोजी रोटी देखने वाले थोड़ा सा एक सरल चीज में समझ ले तो आई थिंक पूरी चीज थोड़ी सी और पर्सपेक्टिव में आ जाएगी। जी। एक तो ये कि जो इसके है वो दो प्रकार से प्राइस नक्की होती है। एक तो कितने प्राइस हो, और एक सीलिंग नक्की होती है कि इससे ज्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए। तो ये जो कितना प्राइस हो, वो उन्होंने पूरे विश्व में जो जो गैस प्रोड्यूसिंग बेसिस है वहां का जो प्राइस है उसका एवरेज प्राइस लेके वो लोग तय करते हैं कि ये प्राइस कैसे हो। और जो उसके ऑल्टरनेट फ्यूल है उसके प्राइसेस के जो एवरेज है वो सीलिंग है, मतलब जो ऑल्टरनेट फ्यूल के प्राइसेस है उससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, और आप चार्ज करेंगे वो जो कि पूरे विश्व में गैस प्रोड्यूसिंग बेसिस है उसके एवरेज का प्राइस आप चार्ज कर सकते हैं। तो हमारा तो जो खैर अभी बढ़ने वाला है वो 50-60% बढ़ेगा, और ये गैस कैसे यूज होता है इंडिया में वो भी एक देखना। हमारे यहाँ जो भी टोटल गैस कंजम्पशन है वो 50% करीब हम लोग अपनी खुद की गैस यूज करते हैं, 50% इम्पोर्ट करते हैं। और जो हमारा टोटल गैस है उसका यूज जो है, आपने तो सिर्फ अपने व्हीकल के लिए एलएनजी का या अपने घर के लिए चूल्हे के लिए एलपीजी की बात करी, पर सबसे ज्यादा 31% हमारा जो है वो पावर सेक्टर के लिए यूज होता है। तो जैसे ये भाव बढ़ेगा आपका लाइट का बिल जो है बिजली का बिल भी वो तो हर महीने बढ़ेगा। बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ जी। पास थ्रू। पावर कंपनीज जो है हमारे अहमदाबाद में तो जैसे टोरेंट है, तो ये प्राइवेट पावर कंपनीज है, वो जैसे ही दाम बढ़ेंगे वैसे ऑलमोस्ट दे आर मोनोपोली, तो वो अपना दाम बढ़ा देगा। तो हमारे लिए तो सबसे पहली चपत लगेगी जब आपके बिजली का बिल हर महीने का जो है वो बढ़ जाएगा। 27% फर्टिलाइजर में यूज होता है हमारा नेचुरल गैस, 31 के बाद का हम्म। दूसरा मेजर यूज। तो देखिए, फर्टिलाइजर का भाव बढ़ेगा तो फार्मर्स के थ्रू जो भी हम लोग खाते हैं, आपका जो हर रोज का चूल्हा जलता है और जो पकता है घर में, उस सब चीज के दाम बढ़ेंगे क्योंकि फर्टिलाइजर के दाम बढ़े। तो जी। आपके जो रोटी के, रोजी रोटी के हमारे जो टाइटल वाली है उसमें रोटी जो है आपकी वो अब ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि फर्टिलाइजर जो कि नेचुरल गैस ज्यादा यूज करता है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। और जी। तीसरा हमारा जो करीब 20% है वो नेचुरल गैस सिटी डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे घर में जो आता है वो सब डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है कुकिंग गैस के लिए। जी। तो ये सब का जो असर होने वाला है
वो आप जो बोल रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा असर होने वाला है। और जी। ये जो दाम है वो 50-60% बढ़ने वाला है, कोई 5-10% का नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि इन्फ्लेशन से इंडिया में हम सब ऑलरेडी जूझ रहे हैं और इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है। इसमें यदि हम गैस का दाम बढ़ाते हैं तो इससे हमारे सबके पावर बिल में, हमारे फूड बिल में, हमारे गैस बिल में, हमारे बाकी के सब जो एक्सपेंसेस है वो हर एक में बढ़ोतरी होगी। ये कास्केडिंग इफेक्ट वाली चीज है। तो जी। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ते हैं और जो असर होता है उससे थोड़ी सी ये चीजें रह गई थी, उसके अब जो गैस यूज हो रहा है उसके भी दाम बढ़ेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये अभी जो वक्त थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है उसमें हमारा जो गैस के प्राइस बढ़ाने का निर्णय है उसमें और कोई चीज हम कर सकते थे या नहीं, वो सोचने की जरूरत है। और ये करने की नौबत आ गई है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब अगले जो 6 महीने के रेट अभी तय होंगे और वो जो है वो पिछले 3 महीने में रेट्स बाकी के क्या रहे उस पर रहेंगे और फिर और रिवाइज होंगे। तो अप्रैल 22 में और फिर रिवाइज होंगे और बढ़ेंगे। तो ये जो अपवर्ड स्पाइरल है वो हमारे सबको और रोजी रोटी देखने वाले जो लोग हैं, जो हर रोज हम सब लाइट यूज करते हैं, आप अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाइट जल रही है, हम लोग कुछ ना कुछ रोटी करते हैं, खाना खाते हैं और हमने कुछ कुछ पकाते हैं। तो कितने लोग हैं जो कि अपना कुकिंग गैस में गैस की जगह दे वुड यूज, स्पेशली रूरल लोग हमारे जिनको अफोर्ड नहीं होगा वो तो क्या करेंगे, वो लोग वो चूल्हे पे जलाएंगे जिससे कि उनके हेल्थ पर इश्यूज, जिससे उनका जो धुआं वगैरह, हमारी जो महिलाएं हैं उनको परेशान होगा और उसके कारण जो हेल्थ इंडेक्स हमारा असर होगा। तो इसके जो असर है वो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा है और तकलीफदेह है। और इसीलिए कोई और तरीके से इसको 50-60% की जगह थोड़ा सा कम बढ़ाते, थोड़ा सा और तरीके से हैंडल कर लेते तो बहुत अच्छा होता। स्पेशली क्योंकि इसमें हमारा क्रूड की तरह नहीं है, 50% ऑफ आवर गैस आर प्रोड्यूस बाय अस। और ये कौन सी कंपनीज है, देखिए आपके प्राइस बढ़ने से किसको फायदा होने वाला है? ओएनजीसी को फायदा होगा, रिलायंस को फायदा होगा, केन को फायदा होगा। तो ये सब जो कंपनीज है वो थोड़ा सा कम मुनाफा करे वो हमारे लिए ठीक है। तो ये जो हमारी 130 करोड़ की जनता है उसमें 13 कंपनीज जो है उसको जो फायदा होगा, उसकी जगह मैं समझ रहा हूँ कि यदि इसको ये कंपनीज बेयर कर लेती और थोड़ा सा 130 करोड़ लोगों को राहत मिलती तो मैं समझ रहा हूँ ये सब बड़ी कंपनीज जो है वो इसमें थोड़ा सा कम मुनाफा करके भी थोड़े वक्त के लिए गुजारा कर सकती थी। पर लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और सरकार तो किसी भी किस्म की राहत देती नजर आती नहीं है, और महंगाई का ये जो स्पाइरल है ये तो आम आदमी को एक चक्रव्यूह में फंसा ही रहा है और फंसा चुका है। यहाँ से बाहर निकलने का फिलहाल कोई चांस नहीं है। सब चीजों की कीमत बढ़ रही है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के कि हमारी कीमत घट रही है और हमारी सैलरी कम होती जा रही है, जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है कि भाई कभी वेजेस भी थोड़े बहुत बढ़ जाएं, वो तो बढ़ते नहीं है। तो अजीब सी परिस्थिति है इस भारत में। एक छोटा सा टेल पीस लेते हैं सर, लास्ट का टेल पीस ये है कि एयरलाइंस इंडस्ट्री तो वैसे भी एक तरह से दिवालिया होने के कगार पर है। हालात जो है पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे नहीं पूरी दुनिया के अंदर, कोविड के अंदर अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी एयरलाइंस दिवालिया हो गई है। भारत में कैसे सस्टेन कर रही हैं ये भी आप जानते हैं। स्पाइस जेट के कुछ रिजल्ट्स आए हैं जिसमें उनके पिछले साल लॉसेस इतने थे, और इस साल तो पहले क्वार्टर में सुना है 600 करोड़ से अधिक के लॉसेस आ गए हैं। और कुछ एयरलाइंस के एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्पाइस जेट की तो अपनी जो वर्थ है वो भी वाइप आउट हो गई है। तो ऐसे में एयरलाइंस सरवाइव कैसे करेंगी, कि कब तक सरवाइव कर पाएंगी, कौन इनको लोन देगा अल्टीमेटली, हु इज गोइंग टू फीड देम सर? देखिए मैं समझ रहा हूँ कि उनके लिए बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है। और मैं समझ रहा हूँ कि जो उनके लिए डिफिकल्ट टाइम होगा वो सबके लिए डिफिकल्ट टाइम होगा। क्योंकि कल मुझे और आपको, यदि मुझे कल बॉम्बे जाना है तो मुझे स्पाइस जेट वगैरह जैसी एयरलाइन है जो कि एक सस्ता ऑप्शन देती थी मुझे क्विकली अफोर्डेबल वे से यदि कहीं पहुंचना है, और रेलवे के साथ साथ यदि मैं एक ऑप्शन कंसिडर करता हूँ तो स्पाइस जेट जैसा ऑप्शन था। अब जी। नुकसान इतने बढ़ गए हैं कि उनको चलाना मुश्किल हो गया है। उनके तो कुछ एक हवाई जहाज वो जो बोइंग का तकलीफ थी उसके कारण ग्राउंडेड थे, ऊपर से ये कोरोना की तकलीफ आ गई। और ये सब मिलके मैं समझ रहा हूँ कि सरकार कोई एयरलाइन और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए खास पैकेज डिक्लेयर करे तभी उनका जीना मुश्किल है।
और तभी उनका जीना पॉसिबल है, वरना इनका जीना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से स्पाइस जेट के लिए तो उनका एक स्पाइस एक्सप्रेस करके लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वो थोड़ा सा दो पैसा कमा रही है। तो मैं जो थोड़ा सा जानता हूँ उसमें स्पाइस जेट में जो इंटरनल थिंकिंग वो है कि भाई ये जो स्पाइस एक्सप्रेस है उसको कहीं बेचे और थोड़ा टाइम निकाल लो। पर ये क्या हर रोज का टाइम निकालने की बात है, और उससे भी आप कहाँ तक पहुंचेंगे। तो आप जो अपने गहने हैं वो बेच के चलाएंगे, तो स्पाइस जेट भी वो सोच रही है कि अभी स्पाइस एक्सप्रेस बेच के थोड़ा सा टाइम बाय कर लूं, और तब तक यदि हालात सुधर जाए तो फिर मुझे मुश्किल नहीं आएगी। पर कितने दिन चलेगा, चलेगा कि नहीं, ये जो आप बेचने की बात कर रहे हैं, जब हमको सबको पता है जब गहने बेचने जाते हैं तो उसके क्या दाम मिलते हैं हमको, तो वो सभी सिचुएशन से अभी स्पाइस जेट ग्रैपल कर रही है। पर मैं समझ रहा हूं कि यही सिचुएशन बाकी की एयरलाइन की भी थोड़े या कम प्रोपोर्शन में है, और ये जो है वो पूरे देश का, और जैसे आपने कहा पूरे विश्व का एक प्रश्न बन गया है। और उसमें सरकारों को उनके लिए कोई ना कोई, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है उनके लिए कोई स्टिम्युलस के पैकेज करके उनको कोई जिंदा रखने की व्यवस्था करके, ये सर्विस इंडस्ट्री भी है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है, तो उनको कैसे मदद करके, और उनका प्लांट लोड फैक्टर अच्छा है। देखिए यदि इनएफिशिएंट होती, यदि कोई ऐसे सरकारी एयरलाइन की तरह होती जो कि चला ही नहीं पा रही है, तो बराबर है। ये सिर्फ और सिर्फ हालात के कारण तकलीफ में है, प्लांट लोड फैक्टर अच्छे होने के बावजूद तकलीफ में है। उनको मदद करने की मेरे ख्याल से सरकार की एक जवाबदारी है, और मैं समझ रहा हूँ कि सरकार समझेगी और करेगी तो जी पाएंगे, और वरना एक आध वो अपनी जो यूनिट है वो बेच के थोड़ा सा टाइम बाय कर लेगी। मेरे ख्याल से ये डिफिकल्ट सिचुएशन है। और स्पाइस जेट की हम बात कर रहे हैं, पर बाकी के भी कहीं जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मोबाइल कंपनीज की, बाकी की एयरलाइंस की, वो भी हालत खस्ता है। हम लोगों को मिलके इसके बारे में सोचने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बात आपकी जो है बिल्कुल एक तरह से टू द पॉइंट है। और ऐसे में हम चर्चा करेंगे आने वाले रोजी रोटी के एपिसोड्स में। एक व्यक्ति और है जो नई एयरलाइंस लेके आ रहे हैं, आकाशा एयर, और जिसको उन्होंने कहा कि अल्ट्रा लो कॉस्ट मॉडल इंडिया में आ रहा है। ये मेरी थोड़ी समझ से बाहर है, जितनी थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है अल्ट्रा लो कॉस्ट क्या होती है। अल्टीमेटली आप एक एयरलाइंस के पायलट को एक ट्रक ड्राइवर के बराबर की नौकरी नहीं दे सकते ना, तो वो भर्ती तो आपको पायलट ही करना पड़ेगा, तो उसको पायलट की आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, आप ट्रक ड्राइवर की तनख्वाह तो दे नहीं सकते। तो अल्ट्रा लो कॉस्ट क्या होता है नहीं पता। लैंडिंग कॉस्ट हो गया, पार्किंग कॉस्ट हो गया, बाकी जो बहुत सारी कॉस्ट होती है एयरक्राफ्ट की वो तो सेम रहती है। दे आर बिल्कुल स्टैटिक फॉर ऑल द बिल्कुल एयरलाइंस। बिल्कुल तो बिल्कुल। खैर देखेंगे, तो हमारे बिग बुल क्या करते हैं उसके अंदर बाद में चर्चा करेंगे किसी एक एपिसोड में। तो दोस्तों ये था आज का रोजी रोटी का एपिसोड, और हमें उम्मीद है कि आपको ये आज के जो भी हमने विषय उठाए हैं आपको पसंद आए होंगे। और नयन पारिक जी तो इनके मास्टर हैं, वो तो इसको पूरा का पूरा खुलासा करके समझाते हैं ताकि एक आम इंसान के समझ में आ जाए कि हाँ वाकई में मुद्दा है क्या। तो नयन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका शुक्रिया करेंगे अदा। और मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान नए मुद्दे के साथ। और हाँ अगले सोमवार तक इंतजार कीजिएगा रोजी रोटी का। शुक्रिया आपका, धन्यवाद बहुत बहुत।